नमस्कार, मैं हूं सुमित झा। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। झारखंड में चुनावी बिगुल बजते ही सियासी दावों का ढोल भी बजना शुरू हो गया है, लेकिन लोकतंत्र की बोली को आतंक की गोली की आवाज से नक्सली भी हमेशा की तरह कोशिश शुरू कर चुके हैं दबाने की। सवाल है कि इस बार के चुनाव में क्या नक्सली इस कोशिश में कामयाब होंगे। वहीं झारखंड में बीजेपी ने अल्पसंख्यक उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। इस पर पार्टी के अल्पसंख्यक सदस्यों की अलग अलग राय है। इन तमाम खबरों का करेंगे हम डीएनए टेस्ट। झारखंड में शांतिपूर्ण और हिंसा मुक्त चुनाव कराना प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। राज्य की अधिकांश सीटें नक्सल और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं और अब तक का इतिहास रहा है कि नक्सली और उग्रवादी संगठन झारखंड में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुनाव कार्य प्रभावित करते हैं। गुमला के कामडारा में 7 लोगों को गोलियों से छलनी कर पीएलएफआई ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। हालांकि चुनाव आयोग और पुलिस महकमा का दावा है कि वो हर चुनौती से निपटने में सक्षम है। झारखंड में नक्सलवाद और उग्रवाद हैं बड़ी समस्या। 24 में से 22 जिले नक्सल प्रभावित। 8 जिलों में पुलिस का नियंत्रण नहीं। चुनाव के दौरान लाल आतंक का साया। इस बार विधानसभा चुनाव की शुरुआत नक्सलियों के गढ़ पलामू, चतरा और लोहरदगा जिले की विधानसभा सीटों से हो रही है। पहले चरण में मतदान के लिए प्रस्तावित चतरा, गुमला, बिशुनपुर, लोहरदगा, मनिका, लातेहार, पांकी, डाल्टनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा और भवनाथपुर सभी 13 विधानसभा क्षेत्र नक्सल प्रभावित हैं। इनमें कई क्षेत्रों में नक्सलियों की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ऐसे में राज्य में चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण माहौल रखना बड़ी चुनौती है। हालांकि चुनाव आयोग का दावा है कि चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहेगी। क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बड़ी चुनौती होती है हमारे सामने जो घोर नक्सल प्रभावित मतदान केंद्र है, और वहाँ तक मतदाता हमारे ये चुनाव कर्मी को ले जाना और वापस लौटाना, और इस दौरान आईडीज़, बारूदी सुरंग वगैरह का एक ज़्यादा चुनौती होती है। उसे निपटने की भी तैयारी की जाएगी। चुनाव के दौरान नक्सली और उग्रवादी घटनाओं से निपटने के लिए पुलिस जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल करेगी, क्योंकि चुनाव के दौरान पुलिस सबसे बड़ा खतरा बारूदी सुरंग को मानती है। पर्याप्त फोर्स की व्यवस्था की जाएगी और सुनिश्चित किया जाएगा कि लॉ एंड ऑर्डर और पूर्ण शांति व्यवस्था बरकरार रखते हुए चुनाव एक स्वच्छ और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराया जाए। चुनाव आयोग और प्रशासन शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के पहले गुमला में उग्रवादियों ने 7 लोगों को मौत की नींद सुलाकर प्रशासन की चुनौती बढ़ा दी है। ज़रूरत है ऐसे इलाकों में मतदान के लिए प्रशासन अपनी रणनीति को और पुख्ता करे, ताकि चूक की कोई गुंजाइश न हो। सनी शारन, जी मीडिया, रांची। दरअसल नक्सलियों ने चुनाव के दौरान रक्तपात कर शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया में खलल डालने के साथ साथ कुछ खास उम्मीदवारों के पक्ष में काम भी किया है। राज्य की भौगोलिक स्थिति अपने अनुकूल होने के कारण नक्सली चुनाव में हिंसा करने में कामयाब हुए हैं। इस साल हुए लोकसभा चुनाव के दौरान नक्सलियों ने दुमका के शिकारीपाड़ा में बारूदी सुरंग विस्फोट कर पुलिस के जवान समेत 8 मतदान कर्मियों को उड़ा दिया था। उस घटना ने शांतिपूर्ण चुनाव कराने के सरकारी दावे की पोल खोल कर रख दी थी। अब लेकिन सवाल है कि क्या इस विधानसभा चुनाव में भी तस्वीर वही रहेगी। हालांकि चुनाव आयोग और झारखंड पुलिस का कहना है कि वो शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर पूरी तरह तैयार है। लेकिन गुमला में पीएलएफआई उग्रवादियों ने 7 लोगों को मौत के घाट उतारकर अपनी मंशा जाहिर कर दी है, और इस घटना के बाद चुनाव कराने में लगी एजेंसियों को दोबारा सोचना होगा, क्योंकि झारखंड के 24 में से 22 जिलों में नक्सलियों और उग्रवादियों का दबदबा है। 8 जिले ऐसे हैं जहां नक्सलियों की समानांतर सरकार चलती है। और सबसे खास बात, पहले चरण में जिन 13 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें सभी सीटें नक्सल प्रभावित हैं।
आगे बढ़ते हैं। झारखंड का सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। रोज नए नए समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर रही हैं। अल्पसंख्यकों के विकास की बात बीजेपी से दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी कर रही हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों को आबादी के आधार पर टिकट देने में सभी कन्नी काट रही हैं। बीजेपी ने 63 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि उसमें एक भी अल्पसंख्यक चेहरा नहीं है। टिकट नहीं मिलने के बाद अल्पसंख्यकों ने नाराजगी जताई है। अल्पसंख्यक मोर्चा के नेताओं का आरोप है कि बीजेपी को टिकट बंटवारे में सबका ख्याल रखना चाहिए। मोर्चा ने बचे सीटों पर अल्पसंख्यकों को टिकट देने की मांग की है। झारखंड विधानसभा के जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, जैसे हटिया है, पाकुड़ है, गांडे है, मधुपुर है, टुंडी है, धनबाद विधानसभा है, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, इसमें से मुस्लिम जो पुराने हमारे पार्टी के हैं, जो पार्टी के समर्पित हैं, उनको टिकट मिलना चाहिए, जिससे मुसलमान भारतीय जनता पार्टी में और जुड़ेंगे। लेकिन कल रात में हमने देखा 63 में एक भी मुस्लिम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के झारखंड प्रदेश के तमाम पदाधिकारी, तमाम कार्यकर्ता में रोष है, आक्रोश है, गम का माहौल है। तो झारखंड में अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से मांग की जा रही है कि बीजेपी उन्हें मौका दे, यानी वो तबका जिसे परंपरागत तौर पर बीजेपी का विरोधी माना गया, वो बीजेपी से उम्मीदें जता रहा है। तो 3 सवाल महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहला सवाल ये कि क्या वाकई अल्पसंख्यक तबका बीजेपी की तरफ देख रहा है? झारखंड की 15% मुस्लिम आबादी की चर्चा करने से पहले देश के हालात पर भी बात करना जरूरी है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से यूपी में मुलायम सिंह यादव और कांग्रेस, बिहार में आरजेडी और जेडीयू से जिस तरह इस समुदाय ने दूरी बनाई, क्या उससे पहली बार ये संकेत मिला कि बीजेपी तमाम जातिगत समीकरणों को तोड़ने में कामयाब होगी? ऐसा हुआ भी, और उसमें बीजेपी की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। क्योंकि याद कीजिए तो चुनाव से पहले राजनाथ सिंह ने खुलकर की गई गलती पर माफी भी मांग चुके हैं। यानी एक तरफ जहां बीजेपी ने राजनीतिक तौर पर खुद को मजबूत करने के लिए अपने एजेंडे को बदलती नजर आई, तो दूसरी तरफ अल्पसंख्यक तबका को भी लग रहा है कि नारों से इतर बातें सही मायनों में विकास की हों। और यहीं से दूसरा सवाल खड़ा होता है कि क्या अल्पसंख्यकों को भी लगने लगा है कि आज़ादी के बाद जिस तरह की उनकी तरक्की की कोशिशें फाइलों में दब कर रह गईं, उसे ज़मीन पर लाने के लिए राजनीतिक रहनुमाओं को बदलने की ज़रूरत है? असर इसका दिख भी रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी को सफलता मिली और कश्मीर में बीजेपी अल्पसंख्यकों को टिकट दे रही है, और मोदी कश्मीर के बहाने देश के मुसलमानों को संकेत भी दे रहे हैं। और झारखंड में अल्पसंख्यकों द्वारा टिकट की अपील और बीजेपी के प्रति बदलते रवैये ने तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो खड़ा किया है, वो सवाल ये कि क्या बीजेपी और अल्पसंख्यक दोनों परिस्थितियों की वजह से एक दूसरे के साथ मजबूरी में खड़े हो रहे हैं? और अगर ऐसा है तो क्या ये कांग्रेस सहित दूसरे दल के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होगी? क्योंकि झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम ने मिलकर सरकार चलाई और केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहने के बावजूद आंकड़े चौंकाते हैं। आंकड़े कहते हैं कि पिछली यूपीए सरकार ने मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन के लिए बजट रखा 100 करोड़ और रिलीज किया महज 1 लाख, और वो भी खर्च नहीं हुए। स्टेट वक्फ बोर्ड के लिए बजट 5 करोड़, रिलीज किए 10 लाख, वो भी खर्च नहीं हुए। स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के लिए 20 करोड़ बजट, 3 करोड़ रिलीज हुए, पर देखिए वो भी खर्च नहीं हुए। यानी चुनाव के समय घोषणाओं पर राजनीति इस कदर भारी रही कि अपने कल्याण के चक्कर में भी अल्पसंख्यकों को बस मुद्दों के इर्द गिर्द घुमाया गया। धरातल भी कुछ भी नहीं हुआ धरातल पर। और राजनीति की सच्चाई देखिए कि बीजेपी झारखंड में अल्पसंख्यकों से दूरी बनाती दिखी, और बीजेपी नेता ये कहते हैं, जरा सुनिए। टिकट दी है और जो हमारा जीतने वाला उम्मीदवार है उसको टिकट दी है, और इसके में कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। हो सकता है कि मुस्लिम समाज में हम लोग जो काम कर रहे हैं नहीं जीत सकते हैं, इसलिए पार्टी उम्मीदवार नहीं बनाई है, उसमें हमको कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। किंतु परंतु नहीं है, लेकिन बहुत सारे किंतु परंतु है। दरअसल सारा मामला जीत का है, इसलिए सत्ता के हिसाब से समीकरण बनाए जा रहे हैं। हालांकि देश का मुसलमान एक ही दल को वोट करता है ऐसा नहीं है।
या फिर ऐसा भी नहीं है कि कोई अल्पसंख्यक जनप्रतिनिधि ही अल्पसंख्यकों का विकास करेगा? लेकिन दिलचस्प जरूर ये है कि बीजेपी अपनी मजबूरी बता रही है और अल्पसंख्यक तबका किसी नए राजनीतिक तबके की तलाश पुराने सवालों के साथ करता दिख रहा है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार भी पुरवैया डीएनए जारी है। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए और पुरवैया डीएनए में बात गैंग्स ऑफ मच्छरपुर की। जी हां, राजधानी पटना का ये दूसरा नाम आप कह सकते हैं इन दिनों, क्योंकि डेंगू का डंक पटना में कहर बरपा रहा है। अब तक डेंगू से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। हर रोज डेंगू पीड़ितों की संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन स्वास्थ्य महकमा इसे लेकर लापरवाह बना हुआ है। हालांकि जी पुरवैया पर खबर दिखाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने पीएमसीएच के डेंगू वार्ड का निरीक्षण किया, लेकिन क्या निरीक्षण के बाद डेंगू के डंक पर लगेगा रोक? राजधानी में जारी है मच्छरों का कहर। इनके आगे सरकार भी है बेबस। यहां मच्छर कह के काटते हैं। यह है गैंग्स ऑफ मच्छरपुर। एक मच्छर सरकार को कैसे लाचार बना देता है, यह तस्वीर इसकी बानगी है। तस्वीर पीएमसीएच के डेंगू वार्ड की है। डेंगू वार्ड, जहां मच्छर के काटने के बाद डेंगू के डंक से पीड़ित लोगों का इलाज होता है। लेकिन मच्छर को रोकने के तमाम सरकारी दावों में डंक मारता मच्छर पीएमसीएच के डेंगू वार्ड में भी अपनी धमक दिखा रहा है। वैसे हमारे कैमरे में सिर्फ मच्छर ही नहीं, पीएमसीएच के सड़क सिस्टम का सच भी कैद हुआ। एक तरफ पटना में मच्छरों का आतंक है। डेंगू के डंक से पीड़ित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन पीएमसीएच के डेंगू वार्ड में ताला लटका है। हम पहुंचे पीएमसीएच में किसी जवाबदेह अधिकारी से जवाब मांगने, लेकिन वहां भी लटका हुआ ताला बता रहा था कि साहब लोग मुहर्रम की छुट्टी मना रहे हैं। हमने ये खबर दिखाई तो आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव दलबल के साथ पहुंचे। इधर उधर नजर दौड़ाई, फिर बयान दिया तो बयान में सिस्टम के सुधारने की उम्मीद ना के बराबर दिखी। हाँ, मच्छरों को मारने में नाकामी के लिए नगर निगम की जिम्मेदारियां जरूर गिना दी। दो कारणों से मैं आया था। तो डेंगू के बारे में कुछ शिकायतें मिल रही थी, तो वार्ड का ही मैंने निरीक्षण किया, पेशेंट्स के बारे में मैंने बातें की हैं। तो ये पटना के 4-5 मोहल्लों से पेशेंट्स आए हैं और यहाँ पर किसी की कमी नहीं है। सर, डेंगू के लिए क्या कुछ अच्छी व्यवस्था यहाँ की गई? क्योंकि लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि सिद्धांत रूप से मेरे मरीजों की संख्या घटनी चाहिए थी अभी, मगर मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो थोड़ा सा डेंजरस ट्रेंड है। तो यहाँ पूरी तैयारी है। पीएमसीएच में अगर मच्छरों का आतंक है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मच्छरों का गैंग पूरी राजधानी में किस कदर फल फूल रहा होगा। और इस गैंग को फलने फूलने में नगर निगम भी पूरा सहयोग दे रहा है, जिसकी बानगी ये तस्वीरें पेश कर रही हैं। नगर विकास मंत्री सम्राट चौधरी एयर कंडीशन रूम में मच्छरों को रोकने के लिए बैठक पर बैठक करते हैं और पूरे पटना में मच्छरों का गैंग अपनी बैठकी जमाता जा रहा है। इन सब के बीच पटना वासी मच्छरों के आतंक से हलकान हैं। सवाल है कि आखिर नगर निगम के दावे जमीन पर क्यों नहीं नजर आते हैं? फॉगिंग और गंदगी के अंबार को दूर करने के दावों का असर क्यों नहीं हो रहा है? डेंगू के डंक से लोगों को बचाने के लिए पीएमसीएच में सुविधाएं क्यों नहीं सुधर पा रही? आनंद अमृतराज, जी मीडिया, पटना। सबसे पहले आपको हम डेंगू के बारे में बता दें। डेंगू एक गंभीर बीमारी है जो संक्रमित मादा एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलती है। ये ब्रेक बोन फीवर के नाम से भी जानी जाती है। डेंगू काफी दर्दनाक और दुर्बल करने वाली बीमारी है। इसके लक्षण मच्छर के काटने के 4 से 10 दिन बाद दिखते हैं। इस बीमारी के लक्षण आम हैं। पीड़ित व्यक्ति को तेज बुखार के साथ सिर में गंभीर दर्द होता है, रोगी को चक्कर आने लगता है, उल्टी होती है, कुछ मामलों में तो त्वचा पर चकत्ते भी पड़ जाते हैं। कुछ सावधानियां बरतकर डेंगू से बचा भी जा सकता है। वॉश बेसिन,
सिंक, नालियां, जहां भी धुलाई सफाई का काम होता है उन जगहों को साफ और सूखी रखें। कई दिनों तक किसी भी बर्तन में पानी भरकर ना रखें। एक हफ्ते के भीतर उसे बदलते रहें। छत, छज्जे आदि पर भी बरसात का पानी जमा ना होने दें। मच्छर मारने की दवाओं का प्रयोग करें। डेंगू संक्रमित मच्छर दिन के वक्त काटता है, इसलिए अच्छा हो कि आप दिन के समय नमी वाली जगहों पर ना जाएं और पूरे शरीर को ढकने वाले वस्त्र पहनें। लेकिन इन तमाम उपाय और सावधानियों के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार की ओर से इस दिशा में क्या काम किए जा रहे हैं। अस्पतालों से लेकर सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने का सरकारी मिशनरी फेल है। अगर सरकार और उसकी मिशनरी गंभीर नहीं होगी तो वो दिन दूर नहीं जब डेंगू महामारी का रूप ले ले। हालांकि जरूरी है कि इसे रोकने के लिए नगर निगम प्रशासन और अस्पताल तमाम प्रशासन कोशिश अपनी जारी रखे और हम आप भी सावधानी बरतें। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं पूर्वैया डीएनए। मिशन रेबीज की ब्रांड एम्बेसडर बनी धोनी की पत्नी साक्षी ने रांची में इस अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का मकसद रांची को रेबीज फ्री शहर बनाना है। अगर ऐसा होता है तो रांची देश का पहला ऐसा शहर हो जाएगा जो रेबीज फ्री होगा। टीम इंडिया के कप्तान धोनी का बाइक और जानवर प्रेम जग जाहिर है। धोनी अपने ट्विटर अकाउंट पर स्ट्रीट डॉग की तस्वीर पोस्ट कर इसका इजहार भी कर चुके हैं। धोनी के स्ट्रीट डॉग से प्रेम का ही नतीजा है कि उनकी पत्नी मिशन रेबीज की ब्रांड एम्बेसडर बनी। इस अभियान के तहत 3 साल में 60,000 कुत्तों को एंटी रेबीज का टीका लगाया जाएगा। अभियान को सफल बनाने में रांची नगर निगम और होप एंड एनिमल संस्था योगदान देगी। हम लोग प्लान कर रहे हैं कि रांची को इंडिया का फर्स्ट सिटी बनाया जाए जो रेबीज फ्री हो, और उसके लिए अभी धोनी मैम तो पूरा इंडिया के लिए एम्बेसडर बन चुकी है, तो घर से शुरुआत करने के लिए उन्होंने रांची के लिए अपना समर्थन दिया है और रांची के लिए कोशिश कर रहे हैं। साक्षी धोनी ने न सिर्फ कार्यक्रम में हिस्सा लिया बल्कि कुत्तों को गले लगाकर प्रेम भी प्रकट किया। साक्षी ने बताया कि इस अभियान के बाद देश भर में कुत्तों से होने वाली 20,000 से 30,000 मौत को रोका जा सकता है। मिशन रेबीज हर एरिया में कम से कम 70% कुत्तों का टीकाकरण करने में लगी है। टीकाकरण करने से बेवजह मौत रोकी जा सकती है। मिशन रेबीज का एम है कि 2030 तक भारत और दुनिया को रेबीज मुक्त करना चाहती है। रांची के हर गली मोहल्ले में लावारिस कुत्ते का आतंक है। एक दिन में आवारा कुत्ते लगभग 100 लोगों को काटते हैं। कुत्ता काटने के बाद लोगों को एंटीबायोटिक टीका लगवाना पड़ता है। अगर ये अभियान पूरी तरह से सफल रहा तो लोगों को कुत्ता काटने के बाद होने वाली बीमारी से निजात मिल जाएगी। शनि सारद, जी मीडिया, रांची। लेकिन मिशन रेबीज की जरूरत क्यों पड़ी, हम इसकी वजह भी आपको बताते हैं। दरअसल रांची में आवारा कुत्तों का आतंक है। सदर अस्पताल रांची के मुताबिक एक दिन में औसतन 100 लोग एंटी रेबीज वैक्सीन लेने आते हैं। अगर सदर, रिम्स और पीएचसी को जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। लावारिस कुत्तों के काटने की वजह से लोगों को इंजेक्शन लेने की जरूरत पड़ रही है। कुत्तों की नसबंदी और उन्हें पकड़ने से भी कोई खास असर नहीं दिख रहा है। रांची में साल 2013 में सबसे ज्यादा मार्च में 2,822 लोगों को कुत्ते ने काटा, जिसके बाद लोगों ने एंटी रेबीज वैक्सीन ली। आजकल जो हालात हैं उससे तो रात में लोग कहीं भी आने जाने में डरते हैं। आपको बता दें कि काटने वाले कुत्ते को अगर एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगा हो तो व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं, लेकिन किसी व्यक्ति को लावारिस कुत्ता काट ले तो व्यक्ति को तुरंत पहले टेटनस का इंजेक्शन और उसके बाद एंटी रेबीज वैक्सीन लेनी चाहिए। कुत्ता के काटने के बाद लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अगर कोई लापरवाही बरतता है तो डॉग बाइट की वजह से उसकी मौत होने की संभावना बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर किसी को रेबीज हो गया तो फिर उसकी मौत निश्चित है। रेबीज होने के 10 दिनों के बाद कुत्ते की मौत हो जाती है और 30 दिन में उस व्यक्ति की भी मौत हो जाती है जिसे उस कुत्ते ने काटा हो।
हालांकि कुछ स्पेशल केसेस में 60 दिन या 10 साल बाद भी असर दिखा है। रेबीज होने के बाद आदमी को मेनिंजाइटिस हो जाता है, जिससे वो वायलेंट हो जाता है। इससे रोगी की मौत सांस लेने में प्रॉब्लम होने से हो जाती है। तो जाहिर तौर पर रांची में कुत्तों को रेबीज का टीका लगाने के फैसले का स्वागत है और हम उम्मीद करते हैं रांची जल्द ही रेबीज फ्री राजधानी हो जाएगी। तो इसी के साथ पुरवैया डीएनए में बस इतना ही। नमस्कार।